हाँ जी, वेरी इसका गुड। जो क्षेत्रफल होता है वो नियमित होता है और चारदीवारी होती है उसकी, लेकिन जो जंगल होते हैं वो काफी ज्यादा विशाल होते हैं और खुले होते हैं, और वहां पर जो है चारदीवारी नहीं होती। और आपने ओके, फिर वेरी। और फिर आपने ये भी बात चलो की थी बेटा, कि ठीक है, बहुत अच्छा बता। थैंक यू वो मैम। बच्चे अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, वो ट्राई करें कि वीडियो ऑन करके बैठे, ताकि मैम को भी लगता है क्लास ले रही हूँ मैं और अच्छा लगता है। यस मैम, अभी मम्मी को बोल। हाँ जी, चारवी हैज ज्वाइंड नाउ। चारवी पे क्या बात बेटा, रेगुलर नहीं रहते, लगानी नहीं है रेगुलर क्लास? मैम वो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। नहीं बेटा, एक दिन 2 दिन, डेली तो नहीं होती नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है, रेगुलर लगाओ क्लास। आप लोगों के टॉपिक जो है वो ना, जीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसमें, और भी साइंस के टॉपिक्स आपके कवर होंगे। अभी आप छुट्टी में हैं तो आप लगा सकते हैं इवनिंग में क्लास। ओके, सो बेटा कल वाला जो है, सबसे पहले मैं फॉरेस्ट के ऊपर, किसका फोन जो है वो मैम हमको म्यूट नहीं। हाँ जी, मैम ये टॉपिक सही नहीं मैम जो आप कराते हो। फिर मैम बोलती कि आप कहाँ से पढ़ के आए हो। कहते टॉपिक मैम सही अगर नहीं है। मैम स्कूल में लिख दो मैम, फिर बोलते हैं क्यों आप अपनी कॉपी में से क्यों नहीं याद करके आते, आप कहीं बाहर से क्यों करके आते हो। मैम फिर मैम स्कूल वाले मैम बोलते हैं। ये स्कूल वाली नोटबुक में नहीं लिखना होता, स्कूल में तो हर टीचर ने अपने हिसाब से काम करवाना है। ये आप एक्स्ट्रा नोटबुक या कोई भी रफ नोटबुक में लिखो, ठीक है। ये मैंने ये नहीं कहा कि आप अपने स्कूल काम को छोड़ दो, स्कूल के काम को नहीं छोड़ना, वो तो आपने रेगुलर करना। हाँ जी, नहीं समझ आता मैम, और मैम आपके वाला कॉन्सेप्ट लिखियो मैम। मैम को कह दो कि मैम समझाते हैं मैम, फिर मैम मना हाँ कर जी, देती है। कौन से टॉपिक की बात कर रहे हो आप, कौन से टॉपिक पे मना किया मैम ने? जो मैम टॉपिक कराया था मैम, वो भी मैम हमारे सिलेबस में है ही नहीं। नहीं तो मैंने तो कहा ही नहीं कि ये स्कूल में चीजें डिस्कस करो, दिस इज एक्स्ट्रा साइंस क्लास है ये, ठीक है, जिसमें आप जीके का ही मेनली जो है, मेन में जनरल टॉपिक ले रही हूँ साइंस के। दीज आर, ये कंपल्सरी नहीं है कि दिस विल बी रिलेटेड टू योर सिलेबस और नॉट, बिकॉज यू आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस। तो मैं जनरल टॉपिक ले रही हूँ जो सबके लिए यूजफुल हो। तो ऐसा नहीं है, कोई भी अपनी साइंस की फेयर नोटबुक या स्कूल की जो नोटबुक्स है उसमें नहीं लिख के लेके जाएगा, क्योंकि हर टीचर ने जो स्कूल में काम हो रहा है वो आपका डिफरेंट वर्क है। क्लियर? ये तो एक्स्ट्रा साइंस क्लास है जिसमें आप, जैसे आप कुछ बच्चे आपने सुना होगा बायजूस की क्लासेस लगाते हैं, या ऐसा ही इस टाइप की एक ये साइंस क्लास है जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे, ठीक है। ये कंपल्सरी नहीं है कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है या नहीं। ओके, आप अपने स्कूल के टीचर को ही फॉलो अप करोगे। हाँ जी, नेक्स्ट अब आगे मैं कुछ बोल रही हूँ, जिसका फोन प्लीज डिस्टरबेंस आ रही है। आई थिंक एक बच्चे का फोन है जिसका फोन म्यूट नहीं है, म्यूट कर लो। दिया आप करवा लो बेटा म्यूट, गुरजोत आप भी, ताकि सबको वॉइस क्लियर सुनाई दे। हाँ जी बेटा, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी, आज 2-3 नए बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले कल मैंने कुछ इम्पोर्टेंट डेज ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर बताए थे, वो पहले गोरिशा हमें 3 डेज के बारे में बताएगी। हाँ जी गोरिशा बताओ। 2 days है और 1 week है। तो फर्स्ट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जो कि आता है 21 मार्च को, अभी पीछे ये निकला है। अगला डे है 5 जून, जो कि है इन्वायरमेंट डे, अभी आगे आने वाला है। और सबके स्कूल में भी ये कहा जाता है कि आपको कोई एक्टिविटी करनी है, जैसे कि प्लांट लगाना है इन्वायरमेंट डे पे। अगला वीक है 1 जुलाई टू 7 जुलाई, जो कि है वन महोत्सव वीक। हाँ जी, सबको समझ आ गई? ये 3 इंपॉर्टेंट डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब आप ये देखो, ये जरूरी नहीं है कि सिलेबस से रिलेटेड होगा, ठीक है। सेकंड थिंग भी कुछ डेज के बारे में बताया था। सेकंड थिंग मैंने बताई थी आपको कि फॉरेस्ट जो है वो लैटिन के वर्ड से है, दैट मीन्स फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मीन्स होता है आउट ऑफ डोर, आउट ऑफ डोर मीन्स जो घर से दूर है।
थर्ड थिंग मैंने बताई थी कि फॉरेस्ट जो होता है उसकी पर्टिकुलर कोई लिमिटेड एरिया नहीं होता, उसकी पर्टिकुलर कोई बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। उसमें नेचुरली अकरिंग फॉरेस्ट होते हैं, नेचुरली अकरिंग ट्रीज होते हैं। ट्रीज भी हो सकते हैं, श्रब्स भी हो सकते हैं, हर्ब्स भी हो सकते हैं। जिसको मैंने बताया था पेड़ है या झाड़ियां हैं या छोटी मोटी जड़ी बूटियां हैं, जो नेचर से ही उनका सोर्स ही जो नेचर है, उनको कोई पानी देने नहीं जाता। रेन इज आल्सो ए मेन सोर्स ऑफ दैट फॉरेस्ट। नेक्स्ट उसके बाद मैंने बताया था कि 21% ऑफ टोटल जो एरिया है ऑफ इंडिया का, उसमें जो फॉरेस्ट ने कवर्ड किया है दैट इज द 21% ऑफ द टोटल एरिया। एंड वर्ल्ड लैंड का बताओ कि हरसिमर बताओ, वर्ल्ड का कितने परसेंट लैंड जो है वो फॉरेस्ट से कवर है? अरे हरसिमर बताओ। मैम फिर क्या बोला आपने, फिर से बोलना। वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है? हाउ मच एरिया ऑफ वर्ल्ड इज कवर्ड विद द फॉरेस्ट? और कोई बताएगा? मैं बताऊं? दिया बताएगी। हाँ दिया बताओ। मैम 33%। 33 ऑलमोस्ट बेटा, ये अप्रोक्सीमेट मैं बताती हूँ, एग्जैक्टली नहीं हम 30% कह सकते, 33%, ठीक है। बात समझ आ गई है? हाँ जी फॉरेस्ट का एरिया 1/3 ऑफ एरिया ऑफ अर्थ भी होता है। हाँ जी ठीक है। अब नेक्स्ट चीज मैंने बतानी थी कि फॉरेस्ट में मैंने बताया था 3 टाइप के प्लांट्स होते हैं, जिसको हम बोल देते हैं ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। जो सबसे अपर लिस्ट लेयर होती है, 3 लेयर्स होती है, अपर मोस्ट जो लेयर आ जाती है। दिया अनम्यूट कर लो प्लीज, म्यूट कर लो अपना फोन, म्यूट करवा लो, डिस्टर्बेंस आ रही है थोड़ी सी। अपर मोस्ट जो लेयर है वो हमारी किसकी होती है? ट्रीज की। उसके बाद आ जाते हैं श्रब्स, उससे छोटे, और सबसे लास्ट में आ जाते हैं हर्ब्स, जिनको हम बोलते हैं 3 टाइप मैंने बताया था। कौन कौन से? पौधे, पेड़ पौधे, पौधे जो है बड़े, उसके बाद क्या आ गई? झाड़ियां, और उसके बाद आ गए थर्ड जो आ गई वो होगी हमारी जड़ी बूटियां, जिनको हम हर्ब्स, और दिया ने एक वर्ड बताया था शाक। अब हमारे यूजेस ऑफ फॉरेस्ट में आपसे पूछने लगी। आप डेली लाइफ में बड़ी छोटी क्लासेस से आप पढ़ते रहे होंगे कि फॉरेस्ट से हमें ये मिलता है, वुड मिलता है, फर्नीचर बनाते हैं, मेडिसिन मिलती हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ते रहे हैं, ठीक है। अब आप ये लोअर क्लासेस में पढ़ते थे, अब हम कुछ नया भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाउ कैन बी यूजफुल फॉर फॉरेस्ट आर यूजफुल। सो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा आप डिस्कस लिखते रहेंगे साथ में, कि फॉरेस्ट एक्ट एज एन इकोसिस्टम। फॉरेस्ट एज एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मीन्स होता है, मीन्स कि पूरे एनवायरमेंट में जो भी चीजें हैं, चाहे वो नेचर से वाटर है, चाहे वो एयर है, या लिविंग बींग्स हैं, वो सारे के सारे फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, फॉरेस्ट जो है एज एन इकोसिस्टम। यहाँ पे इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम आप सबको पता होना चाहिए। इकोसिस्टम मीन्स होता है जहां पे लिविंग बींग्स रहते हैं और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है, दैट इज नोन एज द इकोसिस्टम, जिसको हम आई थिंक इकोसिस्टम जो है हिंदी में एक वर्ड आता है, चलो मैं सोच के बताऊंगी, हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा होगा। इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम मैंने हैबिटेट में भी आपको बताया था, जब मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट बताया था ना, तब हमारा इकोसिस्टम वर्ड आया था। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इकोसिस्टम मीन्स दैट प्लेस वेयर द लिविंग बींग्स एंड देयर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में हमारे एयर भी आ जाएंगे, वाटर भी आ जाएगा, और भी लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स जो भी हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया फॉरेस्ट एज एन इकोसिस्टम। सेकंड पॉइंट है इकोसिस्टम में, यहाँ पे मैं बताने लगी कि फॉरेस्ट में आपने पढ़ा होगा कि हमारे आसपास
कभी आपने फूड चेन के बारे में पढ़ा? फूड चेन, भोजन लड़ी के बारे में पढ़ा? मैम यस मैम हाँ यस बताओ बताओ, हाँ बताओ, विनायक मैं बताएगा। मैम फूड चेन जैसे होती है मैम, एक फूड था मैम, उसको मैम पहले मैम बर्ड ने खा लिया, मैम स्नेक ने खा लिया, स्नेक को मैम बर्ड ने खा लिया, मैम बर्ड को मैम आउल ने खा लिया। मैम ठीक ऐसे ही है, मैम समझाया चलो हुआ है। ऐसा कुछ है, पर ये परफेक्ट एग्जांपल नहीं बताया आपने। चलो गोरिशा वांट टू स्पीक, चलो बताओ। होता क्या है कि सबसे पहले नेचर से ग्रास होती है, वो जो फूड चेन है वो नेचर से ही शुरू होती है और नेचर से ही खत्म होती है। तो सबसे पहले नेचर से ग्रास होती है। ग्रास को ग्रास हॉपर जैसे इंसेक्ट्स खा लेते हैं, इंसेक्ट्स को फिर स्नेक या फिर कोई और बड़ा इंसेक्ट खा लेता है, उन्हें बर्ड्स खा स्नेक लेते को हैं। कौन खा लेता है? बड़ा बर्ड कोई भी खा सकता है, कौन सा खा सकता है? ईगल ईगल और बल्चर ऐसे हाँ। बर्ड्स खा सकते हैं, ऐसे बर्ड्स खा लेते हैं। बर्ड्स को लॉयन, चीता, टाइगर ऐसे खा लेते हैं, ऐसे एनिमल्स खा लेते हैं। और फिर जब वो एनिमल्स मर जाते हैं तब उनकी जो बॉडी होती है वो जो है सॉइल में आफ्टर डेथ सॉइल में घुस जाती है। तो वो भी नेचर Soil से में ही मिल हुआ है जाती कि हाँ सॉइल में मिल जाती है, तो वो भी नेचर से ही खत्म हुआ है। तो यही फूड चेन का एक एग्जाम्पल। वेरी गुड। सो बेटा फूड चेन का मीन्स है एक चेन बनी हुई है। आप छोटे जब खेलते होंगे तो आप कई बार खेलते होंगे, कुछ बच्चे चेन 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 खेलते होंगे। उसमें क्या होता है कि एक बच्चा चलना स्टार्ट होता है, दौड़ना शुरू होता है, बाकी बच्चों को अपने हाथ में पकड़ के अपनी चेन बना लेते हैं, फिर दूसरे बच्चे को पकड़ते हैं, फिर उसके साथ अपना हाथ पकड़ लिया, फिर तीसरे को पकड़ा, फिर 3 बच्चे जुड़ गए ऐसे चेन में। जितने भी आपके आसपास खेल रहे होंगे, सपोज 5 बच्चे हैं, तो जब वो 5 बच्चे आपस में इकट्ठे जुड़ जाते हैं तो एक चेन बन जाती है। चेन में समझते हो ना, चेन में होता क्या है कि अलग अलग बीड्स या कोई भी चीज है उसको जोड़ा हुआ। ऐसे ही फूड चेन में भी एक दूसरे के ऊपर जो लिविंग बींग्स होते हैं, जागृत थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करें, जागृत, सिट प्रॉपरली। हाँ जी, फूड चेन मीन्स भोजन लड़ी की बात कर रही हूँ, ये सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। समझ आ गई? तो इकोसिस्टम में भी यही है, इकोसिस्टम में यही है कि जैसे कि सबसे पहले घास है, ठीक है, हम बोलते हैं, किसी को याद है प्लांट्स ग्रास, उसको हम एक नया नाम पढ़ा था, दैट मीन्स प्रोड्यूसर, जिसको हम उत्पादक कहते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है? घास को कौन खाता है? हर्बीवोर्स खाते हैं। हर्बीवोर्स में हमारा ग्रास हॉपर भी आ सकता है, चाहे वो डियर भी आ सकता है, ठीक है। एक में सिंपलेस्ट फूड चेन, कॉम्प्लेक्स भी होती है, सिंपल भी होती है, वो कितने भी स्टेप में हो सकती है। सबसे पहले मैं 3 स्टेप्स की फूड चेन बताना चाहूंगी। सबसे पहले हमारा आ गया प्लांट्स, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। प्लांट को किसने खाया? डियर ने खाया। हिरन जो है, हिरन क्या है? आप सबने हर्बीवर, omnivore जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना तो हमने ये पढ़ना शुरू किया था। सो प्रोड्यूसर फर्स्ट हो गया, प्लांट्स। सेकंड कौन हो गया? डियर। अब डियर क्या है? हर्बीवोर है। अब डियर को कौन खा लेता है? जंगल में रहने वाला लॉयन खा सकता है, टाइगर खा सकता है, चीता खा सकता है। अब फर्स्ट था मेरा प्रोड्यूसर, फर्स्ट फिंगर मेरी प्रोड्यूसर। इसको किसने खाया? डियर ने खाया। डियर ने। वो क्या है? सेकंड हर्बीवोर। हर्बीवोर हम किसको बोलते हैं? शाकाहारी, ठीक है। थर्ड, हिरन को कौन खा सकता है? चीता, टाइगर, लॉयन, कोई भी खा सकता है। तो वो थर्ड टाइप हमारी क्या बनी? उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? लॉयन, चीता, टाइगर क्या होता है? कार्निवोर्स। फर्स्ट हमारा आ गया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर पे कौन डिपेंड करते हैं? हर्बीवोर। हर्बीवोर पे कौन डिपेंड करते हैं? कार्निवोर्स। ये 3 स्टेप फूड चेन थी, ठीक है। अब 4 स्टेप भी हो सकती है, जैसे कि विनायक ने बताया। सबसे पहले प्लांट्स है, ठीक है, पत्ते हैं, उसको कौन खा रहा है? प्लांट्स और पत्तों कौन खा रहा है? इंसेक्ट। जैसे कि ग्रास होपर है, सबसे पहले स्नेक नहीं आएगा, ग्रास होपर खाता है, ठीक है। अब ग्रास होपर को कौन खा सकता है? रैट खा सकता है, उससे Rat. थोड़े से बड़े जीव रैट खा सकता है। अब रैट को कौन खाता है? स्नेक खाता है। नहीं अब स्नेक को कौन खा सकता है? चीता, ईगल ईगल खा सकता है, वल्चर खा सकता है,
और भी नेवला आपने सुना होगा। तो ये कितने स्टेप होगी? ये तो हमारी 5 स्टेप फूड चेन बन गई या नहीं? सबसे पहले मैंने क्या किया, ग्रास प्लांट, वो हमारे क्या थे, प्रोड्यूसर्स थे। प्रोड्यूसर उसके बाद हर्बीवोर कौन आया, ग्रास ऊपर आया। ग्रास ऊपर को किसने खाया, रैट ने Rat. खाया। वो भी वो क्या बना हमारा, herbivore। रैट क्या बना, ओमनीवोरस है वो, अच्छा हाँ ओमनीवोरस है वो। ओमनीवोरस, रैट पे कौन डिपेंड कर रहा है, Snake. कौन डिपेंड कर रहा है, अभी पता है रैट के बाद स्नेक, स्नेक डिपेंड कर, स्नेक के बाद कौन डिपेंड कर रहा है, स्नेक पे कौन डिपेंड कर रहा है, स्नेक का Eagle या खाना कौन है, vulture. Eagle या वल्चर और vulture. ईगल। ये कितने स्टेप बन गई, हमारी 5 स्टेप फूड चेन बन गई। और ऐसे मैम आप कितने भी मर्जी steps बन सकती है, वगैरह खाते हैं। मैम कितने हाँ मर्जी जी, स्टेप्स, मैम अनलिमिटेड स्टेप्स की बन सकती है मैम फूड चेन। हाँ हाँ जी, क्या बोल रहे हो विनायक, एक मिनट मैम रिपीट अनलिमिटेड करो। स्टेप्स की बन सकती है मैम फूड चेन। हाँ, कितने भी स्टेप की फूड चेन में, मतलब फूड चेन का मतलब ये है कि एक दूसरे पे हम डिपेंडेंट हैं। मेन सोर्स क्या है, हाँ जी अंशु, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट्स। अब प्लांट क्या है, फॉरेस्ट पे डिपेंड है। प्रोड्यूसर भी तो सन पे डिपेंड करते हैं। हाँ, प्रोड्यूसर भी सन पे डिपेंड करते, नेचर पे तो डिपेंड कर ही रहे हैं, प्लांट्स तो नेचर पे डिपेंड करते ही हैं। हाँ जी अंशदीप, दिया कुछ बात समझ आ रही है जो हम भोजन लड़ी की बात कर रहे हैं, बोलिए। मैम समझ तो आ रहा है, लेकिन मैम मेरा क्वेश्चन था मैम, ऐसा भी हो सकता है ना मैम कि जो बड़ा जीव होता है वो अपने से छोटों को खाता है। बड़ा जीव है वो छोटों, अपने से छोटों पे खाता है, और जो उससे छोटा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, प्लांट्स पे तो डिपेंड वो करेगा। अपने से छोटे को खाता है। अपने से Yes, छोटे ma'am. पे, सबसे छोटा जीव होगा वो प्लांट्स पे डिपेंड करेगा ना। तो प्लांट क्या है, Yes, फॉरेस्ट ma'am. ही है। अब प्लांट्स क्या है, फॉरेस्ट है। सो इट मीन्स कि फॉरेस्ट ने एक इकोसिस्टम को मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रही थी यूजेस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट जो है वो इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, ठीक है। हाँ जी गुरजोत सिंह, यू वांट टू स्पीक समथिंग, यू आर रेजिंग योर हैंड्स। पूछे बेटा, कुछ नहीं समझ आ रहा तो। जागृत अपना फोन जो है वो म्यूट करवाओ प्लीज। अच्छा चलो नेक्स्ट पॉइंट्स मैं बताती हूँ जब तक गुरजोत पूछता है। गुरजोत जल्दी पूछ लेना जी, आपने पूछना है तो। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया सबने, फॉरेस्ट जो है एक्ट एज एन इकोसिस्टम, या फॉरेस्ट मेंटेन एज एन इकोसिस्टम। सेकंड पॉइंट है फॉरेस्ट प्रिवेंट सोयल इरोजन एंड फ्लड्स, सोयल इरोजन एंड फ्लड। सोयल इरोजन होता है बेटा मिट्टी का खुरना। अपर लेयर ऑफ जो सॉइल है वो धीरे 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 खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो कैसे खत्म होती है, यहाँ पे सॉइल इरोजन की बात मैं बताऊंगी। सेकंड पॉइंट सबने पहले लिखा है, बताओ। फॉरेस्ट प्रिवेंट सोयल इरोजन एंड फ्लड्स। जो जंगल हैं वो मिट्टी के खुरने को रोकते हैं और बाढ़ से हमें बचाते हैं। सेकंड बात समझ आई सबको, जंगल मिट्टी के खुरने को और मिट्टी के खुरने को रोकते हैं और बाढ़ से हमें बचाते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी सोयल इरोजन क्या होता है। किसी को टर्म पता है व्हाट इज सोयल इरोजन? मैंने बोला भी है अभी थोड़ा सा। जब मिट्टी खुरती रहती है तब वो फॉरेस्ट से खुरने से बंद कर। हाँ, फॉरेस्ट उसे बचाते हैं। सोयल इरोजन मींस एक नया टर्म है। सोयल इरोजन होता है अपर लेयर ऑफ द सोयल इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ एयर एंड वाटर। अब कई बार क्या होता है, आपने अपने घर में प्लांट्स लगाए होते हैं, ठीक है, मम्मी प्लांट्स लगाते हैं या आपके फादर या जो भी माली आपके घर में प्लांट लगाता है, तो क्या होता है उसकी कई बार जो रूट्स है ना वो भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाती है। कभी ध्यान दिया, पहले रूट्स अंदर थी, है ना। कई बार क्या होता है कि उसके आसपास की मिट्टी जो है ना, पहले काफी ज्यादा मिट्टी थी, मिट्टी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वो कैसे हो जाती है?
जब बारिश आती है वो मिट्टी जो है वो बहना शुरू हो जाती है, Side या कई बार हवा आती है तो मिट्टी इधर उधर उड़ जाती है। जैसे वो जो मिट्टी वाले खड्डे बन जाते हैं कभी कभार घर में। हाँ, वो कही है कि टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ एयर और वाटर। अब जब हमारे प्लांट्स लगे होंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे प्लांट्स, मिट्टी को आपस में जकड़ कर रखेंगे, एक उसको पकड़ कर रखेंगे, पर वो उसको उड़ने नहीं देंगे। सॉइल ठीक है। को एयर सॉइल को एयर कैसे करती है क्या रिमूव? रिमूव कैसे करती, सॉइल इरोजन, जब हवा आती है, हवा आने से। अब हवा तूफान चल रहे हैं ना आजकल, वो उड़ा के ले जाती है ना, मिट्टी उड़ती नहीं है जो हमारे घरों के अंदर आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो वहीं से तो आ रही है। ठीक है, वो अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल ही है। जो नीचे वाली जो सॉइल की लेयर होती है, आपने डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल भी पढ़ी हुई होगी। सबसे पहले ह्यूमस आता है, फिर सैंड आता है, फिर स्टोन्स आते हैं, रॉक्स आते हैं, फिर बेड रॉक आता है, पढ़ा है नहीं? सबसे अपर जो लेयर है वो सॉइल की, वो रिमूव हो जाती है। यदि हम उसको रिमूव नहीं करना चाहते तो हमें प्लांट्स लगाना पड़ेगा। सो जितने ज्यादा प्लांट्स लगेंगे उतना ज्यादा फ्लड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्लांट्स लगे होंगे तो मिट्टी होगी वहां पे, जब पानी आएगा, बारिश आएगी। फ्लड कैसे आते हैं बताओ, किसी को पता है बारिश कैसे आती है? बारिश आती है तो फ्लड कैसे आता है, बाढ़ कैसे आती है? जब बहुत चलो ज्यादा चारवी आप पानी- बताओ, चारवी बताना चाहते हो? यस मैम। हाँ बताओ, फ्लड होता क्या है? व्हाट इज फ्लड? मैम फ्लड वो होता है जो मीन्स अगर बारिश के कारण अगर नदी पूरी मीन्स भर जाती है तो हाँ, तो गांवों में है ना, आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है, जैसे गलियों में पानी पानी भर जाता है। बहुत ही ज्यादा इसका मतलब नदी पूरी भर जाती है। हाँ जी, कौन बोल रहा है, बोलिए। जैसे हरसिमर बोलो। पानी जैसे बहुत ही ज्यादा हो जाता है। बहुत ही ज्यादा हो जाता है, कहीं सुना या फिर होगा कभी कई कभार बार। ज्यादा भी बारिश हो जाती है। हाँ जी बोलो। जैसे जब बादल भी जाते हैं तब भी बादल गिर जाते हैं, बादल गिरने से बेटा वहां से उसमें ये नहीं, बादल जब गिरते हैं ना तो और हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। बादल गिरने से कोई बारिश का लेना देना नहीं है, वो डिफरेंट थिंग है आपकी। ठीक है, बादल कभी भी, बादल बरसते हैं, वो बिजली गिरती है, बादल नहीं गिर जाते नीचे आसमान में से। ठीक है, कभी सुना बादल गिर गए? बिजली गिरना सुना हमने, बादल बरसते हैं। जी बादल क्या है? हाँ जी बोलो, मैम कोई इसके बोल रहा है? इसके मैम ये कहना चाहती है कि जब बादल फट जाता है तब भी बाढ़ आती है, इसका क्या है ये था। तो मतलब बहुत ज्यादा बारिश आती है ना। हाँ, ये भी बात सही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जंगलों की बात बता रही हूँ कि जंगल जो है वो हमें बाढ़ से बचा के रखते हैं। बाढ़ से कैसे बचाना उन्होंने उन्होंने क्योंकि जितने ज्यादा जंगल होंगे उतनी ज्यादा कच्ची जगह होगी, कच्ची जगह होगी तो बारिश आएगी, पानी जो है वो ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। आपने सुना है ना, जो पानी जो है, बारिश का पानी मिट्टी के अंदर रिसता रहता है। और जो ग्राउंड लेवल होता है वो पानी कहाँ जाता है बारिश? कभी आपने देखा है कि कच्चे घरों में पानी जो है वो खड़ा हुआ होता है? बहुत कम खड़ा हुआ मिलता है, थोड़ी देर खड़ा होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो मिट्टी में रिस जाता है। तो जितनी ज्यादा कच्ची जगह होगी उतनी ज्यादा प्लांट्स होंगे और वो बाढ़ से हमें बचाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, यही इसीलिए मैंने 3 डेज बताया ना कि क्या करना चाहिए पर्यावरण के लिए। अब तीसरी चीज मैं बताऊंगी, फॉरेस्ट जो है वो हमारा क्लाइमेट को भी रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट बताऊंगी, ट्रीज हेल्प टू रेगुलेट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। आई एम रिपीटिंग, ट्रीज हेल्प टू रेगुलेट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। हो गया? इसका हिंदी में मतलब है कि हमारे जो आसपास की जगह है उसका वातावरण का तापमान जो है उसको बैलेंस बना के रखेंगे, संतुलन बना के रखेंगे।
जिसने हिंदी में लिखना है वो ये लिख सकता है कि जो जंगल हैं वो हमारे वातावरण के तापमान को संतुलित करके रखते हैं, बैलेंस बनाकर रखते हैं। बाकी तो तुम्हें बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें तो सबको पता है कि फॉरेस्ट से हमें वुड मिलती है, वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं, फॉरेस्ट से हमें मेडिसिन मिलती हैं, फॉरेस्ट से हमें ऑक्सीजन मिलती है। फॉरेस्ट बताओ, फॉरेस्ट से वाइल्ड लाइफ भी प्रिजर्व होती है, ये भी है कि नहीं? जंगली जीवन जो है वो प्रिजर्व होता है, सुरक्षित रहता है। ये मैंने कल आपसे बहुत डिस्कस किया था कि यदि जंगल नहीं होंगे तो वाइल्ड लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी। अब इसीलिए तो वाइल्ड लाइफ खत्म हो गई है। कल मुझे आप बताओगे, दिया मुझे बताएगी, मैंने बोला था कि वाइल्ड लाइफ खत्म हो गई है, इसका कारण क्या है? मैम कहना है हाँ जी बोलो। मैम वाइल्ड लाइफ इसीलिए कम हो गई है क्योंकि पेड़ पौधे कट रहे हैं। पेड़ पौधे कट रहे हैं, है ना? जो कच्ची जगह है वो कम रह गई है। अब वाइल्ड मैम जी, लाइफ को कहाँ पे प्रिजर्व करके रख दिया? एज ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। जू में मैंने मैम बताया था कि जू में प्रिवेंट करके रख दिया। वो थोड़े हाँ थोड़े जी। रखते हैं क्योंकि वो फिर वो थोड़े थोड़े रखते हैं क्योंकि वो फिर से जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। हाँ जी ठीक है, आप बताओ अंशदीप क्या बताना चाहते हो? मैं भी एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। मैम एक तो वाइल्ड लाइफ इसलिए कम हो रही है क्योंकि जो जो पुराने जमाने के लोग थे वो वन्य जीवों का भर भर के शिकार करते थे। हाँ ये कल मैंने पॉइंट, हाँ वेरी गुड, ये कल हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं। अच्छा बेटा, फॉरेस्ट से और भी बहुत सारी चीजें मिलती है हमें। गम मिलती है, रेजिन्स मिलते हैं, पेपर मिलता है, और कोई पॉइंट डिस्कस करेगा स्पेशल फॉरेस्ट के बारे में? मैम वुड मिलती है। वुड मिलती, वुड तो हो गया, वुड तो छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं हम। और कोई यस नया मैम। पॉइंट बताओ तो, अपर प्राइमरी क्लास के अकॉर्डिंग। ये तो प्राइमरी क्लासेस का पॉइंट हो गया, फॉरेस्ट जो है हमें वुड मिलती है। हाँ जी बताएंगे कुछ? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने काफी पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं फॉरेस्ट के ऊपर। अब मैंने पहले बताया है कि अब आपने छोटे लेवल से नहीं सोचना, आपने हाई लेवल में सोचना है कि और हमें क्या क्या मिल सकता है। छोटी जब आपको कोई 6th 7th में आएगा तो वो 3rd 4th वाले पॉइंट में लिखने हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। अब ये पॉइंट डिस्कस करने हैं तो उनको लगे, पता लगता है कि कुछ बच्चे ने डिफरेंट पढ़ा है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट मैं यहाँ पे बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि इकोसिस्टम मेंटेन करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने बताया फॉरेस्ट हेल्प रेगुलेट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और फॉरेस्ट प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे बेटा, एक दो टर्म्स यहाँ पे यूज होती हैं, एक होती है एफोरेस्टेशन, एक होती है डिफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन होती है पेड़ पौधे लगाना, और डिफोरेस्टेशन होती है, डी मीन्स रिमूवल ऑफ प्लांट्स। ठीक है, डिफोरेस्टेशन होता है रिमूव कर देना प्लांट्स, कटिंग ऑफ ट्रीज। और एफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन ये नहीं है कि आपने अपने घरों में प्लांट लगा दिए तो हम उसको एफोरेस्टेशन बोलते हैं, या अपने घरों के आसपास प्लांट्स एक दो कट हो गए आपके घर में, दैट इज अ डिफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मीन्स when there is a plantation of trees on a large scale, जो वन महोत्सव वीक में किया जाता है। जब एक जगह पर बहुत ज्यादा प्लांट्स लगाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एफोरेस्टेशन। जैसे कोई नई रोड लगी हो तो वहां पे, नई रोड बनी हो, वहां पे आसपास बहुत सारे सैकड़ों जो हैं, हंड्रेड्स के हिसाब से प्लांट्स लगे हों, उसको हम एफोरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, डिफोरेस्टेशन मीन्स क्या होगा? मतलब कटिंग ऑफ बहुत ही ज्यादा, जैसे आपने कल एग्जांपल दिया था मूवी, एक थी क्या नाम है, पुष्पा। हाँ, तो वहां पर काटते थे ना पेड़ काटते थे। ठीक है, डिफोरेस्टेशन। कई जगह पे पेड़ जो है वो बेटा कोई यूजफुल पर्पस के लिए भी काटे जाते हैं, कि ट्रैफिक ज्यादा है, रोड जो है वो चौड़ा करना है, तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, तो वहां पे कई बार जरूरी भी होता है
पर जब आप देखते हैं कि कहीं कट रहे हैं प्लांट्स, तो उसकी बजाय जितने कटे हैं उससे ज्यादा लगाने भी हैं आपने, ठीक है। तो तभी हमारी जो है बैलेंस तो तभी बनेगा ना, जब कट गए तो लगेंगे, तो इट मीन्स की बैलेंस हो जाएगा। सो तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज की जाती है। पहली कटिंग पहला है कि डिमांड ऑफ फ्यूल, कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है उतनी ज्यादा फ्यूल भी चाहिए, वुड भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, है ना। तो डिमांड जो है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिमांड जो है वो बढ़ गई है, डिमांड ऑफ फ्यूल, वुड और फर्नीचर। सेकंड है डिमांड ऑफ लैंड फॉर द इंडस्ट्रीज, कोई भी इंडस्ट्रीज बननी है, रेलवे ट्रैक्स बने हैं, कोई रोड्स बननी है, उसके लिए लैंड तो चाहिए ना। जंगलों में तो नहीं सड़कें बन जाएंगी, जंगलों में तो नहीं वो बन जाएगा, घर नहीं बन जाएंगे, फैक्ट्री तो नहीं बन जाएगी, कहाँ। फिर उसमें हमें उसके लिए धरती तो चाहिए ना, पक्की भूमि चाहिए, उसको लैंड बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है कैटल और शीप, जो घास चरने वाले जीव हैं, वो क्या कर रहे हैं, कई बार देख आसपास गांव में रहते हो या देखा हो कि गाय भैंस जो अपने घरों में नहीं छोड़ते, वो क्या कर देते हैं, वो जंगलों में ऐसे ही आवारा छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जंगलों को, पेड़ पौधों को भी नष्ट करते हैं, वहां पे जो भी छोटे छोटे कोई प्लांट्स लगाता है तो उनको भी नष्ट वो कर उसको देते हैं, खा उनके लेते पैरों के हैं। नीचे खराब हो जाते हैं। हाँ जी बोलो, कोई बोल रहा है। मैम वो उन्हें खा लेते हैं, प्लांट को छोटे हाँ हाँ, छोटे। ओवर ग्रेजिंग आपके घरों में क्या आता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल आता है ना, मिट्टी आ रही है, रेत आ रही है, बजरी आ रही है, ईंटें आ रही हैं। अब वो कहाँ से आती हैं, इसके लिए मिट्टी की खुद करके ट्रॉलीज जो हैं, बड़ी बड़ी क्रेन से या किसी भी खुदाई करके वहां से ट्रॉलीज भर के आती हैं, दूर दूर से ट्रॉलीज आती हैं, मोस्टली गाँव में ट्रॉलीज आती हैं वहां से भर के, ठीक है, या नदियों के आसपास से। पर उसके लिए एक गवर्नमेंट ने एक माइनिंग जो है वो एक रूल बनाए हुए हैं कि वहीं से हम खुदाई कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण है, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दोबारा से बोल रही हूँ कि डिमांड ऑफ वुड और फर्नीचर की डिमांड बढ़ गई है। सेकंड है डिमांड ऑफ लैंड फॉर इंडस्ट्रीज, हाउसेज, रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स। थर्ड है ओवर ग्रेजिंग बाय द कैटल और शीप। फोर्थ वन है इंक्रीज्ड माइनिंग, मिट्टी की खुदाई करना, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए हमें माइनिंग पे डिपेंड रहना पड़ता है। बाकी आपको डिफोरेस्टेशन के इफेक्ट पता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या डिफोरेस्टेशन के इफेक्ट होंगे, कि पेड़ों की कटाई करेंगे तो क्या क्या होगा। अच्छा एक बात तो भूल ही गई मैं, फॉरेस्ट जो है वो हमें पोल्यूशन से बचाते हैं। देखो मैं भूल गई, किसी ने नहीं बताया, मुझे पता होना चाहिए ना आपको कि पोल्यूशन से कितना बचा रहे हैं हमें। पोल्यूशन कम होगा तो डिसीजेस कम लगेंगी, एनवायरनमेंट हमारा पोल्यूट नहीं होगा। ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं बात ऑक्सीजन करूंगी, ज्यादा मिलेगी। हाँ ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, कंटिन्यूस, इट मीन्स की क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी तो एनवायरनमेंट हमारा पोल्यूटेड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हम बात कर रहे थे एफॉरेस्टेशन की। एफॉरेस्टेशन में मींस जो मैंने बताया ना कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, उन पे हमें थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। मींस की ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। ओवर ग्रेजिंग सभी वर्ड समझ गए, ओवर मींस बहुत ज्यादा, किसी भी काम को ओवर कर देना। ग्रेजिंग मींस चराना, घास चराना, ठीक है। अब एफॉरेस्टेशन में जो हमने कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन पढ़े थे उस सबको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अपने जो सोर्सेज हैं, जो हमें सोर्सेज चाहिए, उनके लिए उनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बेटा अब मुझे कोई भी बच्चा बता दे कि कुछ और नया कुछ पूछना चाहता है या बताना चाहता है। मैंने काफी कुछ फॉरेस्ट के बारे में बता दिया, आज ये मेरा टॉपिक ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। मैम मुझे
हाँ जी बोलिए। SION स्पेलिंग ठीक करो पहले। इरोजन EROSION। कर लिया मैम। ओके बच्चे, यहाँ पे मैं मैम जी। स्क्रीन भी प्रेजेंट कर सकती हूँ, बट कुछ बच्चों की। हाँ जी जैसे आपने कहा था कि जो टाइगर्स है उनकी जो संख्या है वो विलुप्त हो जा रही है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो टाइगर है हमें उसको ज्यादा से ज्यादा बचाना चाहिए, क्योंकि वो इकोसिस्टम हाँ का जी टॉप हंटर है, जि- वेरी गुड जिनके वेरी गुड। पास हाँ जिसके पास बड़े से बड़े एनिमल्स का हंट करने की काबिलियत है। क्योंकि अगर टाइगर नहीं रहेगा तो चारों तरफ शाकाहारी जानवर रहेंगे, जिससे ओवर क्रॉसिंग होकर के सारे जो है जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इसलिए एक इसलिए एक विशाल और ताकतवर मांसाहारी जीव का, इसीलिए एक वेरी ऐसे मांस खाने। मैम जी हाँ जी मैं भी बोलिए। पूछिए पूछिए बेटा पूछिए। तो विलुप्त इसलिए होते हैं क्योंकि जो इंसान है वो से कम बचाते हैं। हमें टाइगर्स को बचाना चाहिए। हाँ वो बातें ठीक है, सब ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाँ जी दिया नहीं आज, बोलिए बेटा। दिया यस मैम। क्या बात। यस मैम। आया समझ बेटे? ठीक है अगले वीक ना मैं एक टॉपिक बता रही हूँ, वो वाला टॉपिक लेना। बताइए। पौधों के अंग, उनके कार्य और उनकी विशेषता। पौधों के अंग, पौधों के अंग। यस मैम, उनके पौधों के अंग, कार्य और उनकी विशेषता। वो अंग मतलब पार्ट्स ऑफ प्लांट हो गया ना बेटा। यस मैम। ये हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा किया था। अब मैं ऑलमोस्ट 1 जून से लेके 20 जून तक, ठीक है, उसके बाद मैं क्लास लूंगी आपकी। मैम आप ले सकते हैं। ओनली फॉर साइंस, नॉट फॉर गीता क्लास। लेंगे ही लेंगे, साइंस की बात करेंगे। 20 जून तक। 1 जून से लेकर। हाँ जी 4 भी बोलो, 4 भी बोलो। मैम आप मेरा साइंस का एक टॉपिक लेंगे। कौन सा? मैम गोरिशा वाज आल्सो सेइंग बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है लूंगी मैं बेटा 20 जून के बाद। आपने बहुत सारे टॉपिक मिस कर दिए है ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी चलो बेटा क्लास लेफ्ट कर सकते हो। गुरजोत को या नहीं? ओके हैप्पी हॉलीडे। आपने हॉलीडेज में आपने अपना प्रॉपरली जो मैंने लेसन्स करवाए हैं उनको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और फिर हम 20 जून के बाद जो भी टाइम सेटअप होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो आशु मैम आपको बाय बाय बेटा बाय बाय मैम। बाय।
होगी। गीता क्लास की एंडिंग हो गई थी, दिया ने एंडिंग। ओके ओके बेटा, Bye. बाय, यू कैन लीव द क्लास। अच्छा, बाय। बाय मैम।